जय हिंद। तो आज देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिकली जो है वो किस पे बात कर रहा था? वो बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसका मेन मोटिव था सेल्फ रूल। वो सेल्फ रूल की डिमांड कर रहा था। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो डिमांड कर रहा था, या फिर डिमांड नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिकली जो था उसका आप कह सकते हैं जोर जो था, इम्पोर्टेंस, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रिटिश द्वारा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू जो पावर्स है, कहीं ना कहीं इंडियंस जो है अपने लिए अपनी राइट्स की डिमांड करते हैं, जैसे राइट टू वोट्स, ऑफिसेज में अपने लिए डिमांड करते। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर हो, और सेल्फ गवर्नेंस की इसमें भी डिमांड की जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, भले वो सेल्फ रूल की बात कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से उसको पूरा नहीं कर पाया था। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि उसमें ड्रॉबैक्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। अब ड्रॉबैक से क्या मतलब है कि वो जो डिमांड कर रहा था वो पूरी तरीके से पूरे नहीं हुए थे, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड सेल्फ गवर्नेंस पे इसका जोर था, इम्फेसिस था। मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म ने लिमिटेड ऑटोनॉमी की थी सिर्फ, भले ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म कहते हैं, उसने सेल्फ रूल की डिमांड कर दी थी, राइट। और इसके अलावा वहाँ पे हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी, लेकिन वो बिल लिमिटेड थी। ये नहीं था कि कंप्लीट हमें ऑटोनॉमी देखने को मिली थी, नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हमें लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी चीज़ की अगेंस्ट था एंड डिमांड कर रहा था कि हमें कंप्लीट ऑटोनॉमी मिले, ना कि लिमिटेड ऑटोनॉमी। क्यों? क्योंकि अगर हम लिमिटेड ऑटोनॉमी से मान जाते तो ब्रिटिशर्स यहाँ से जाते ही नहीं, और हम कहीं ना कहीं अभी भी उनके गिरफ्त में होते। उन्हीं कॉलोनियल पावर ही आज भी इंडिया पे रूल कर रही होती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा इसी चीज़ पे अड़ गया था कि नहीं, वी वांट कंप्लीट ऑटोनॉमी इन प्रोविंशियल लेवल, नॉट जस्ट लिमिटेड ऑटोनॉमी, जो कि ब्रिटिशर्स हमें दे भी रहे थे, लेकिन हमें लिमिटेड, वो भी बहुत मुश्किल से, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 निकाला गया था। पर लिमिटेड ऑटोनॉमी लेने से कुछ फ़ायदा होता नहीं इंडिया को, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उसके अगेंस्ट था। उसको बोल रहा था कि प्रोवाइड अस कंप्लीट ऑटोनॉमी। अब कॉजेज़ क्या थे, क्या कारण था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ? कुछ और भी तो तरीके अपनाए जा सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होने के कुछ कारण से, जैसे साइमन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। 1927 में साइमन कमीशन बनाया था। इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि कोई भी इंडियंस इंक्लूडेड नहीं था, तो हम सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसको, साइमन कमीशन के अगेंस्ट गए इंडियंस, और उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी होने का एक बहुत बड़ा कारण है साइमन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। और साइमन कमीशन 1927 में हुआ था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के होने का, राइजिंग डिमांड फॉर इंडियंस पार्टिसिपेशन। 19th सेंचुरी में अब लोग एकदम जोरों शोरों से, क्योंकि वो समझ गए थे कि पेट्रियटिज्म क्या है, व्हाट इज द नेशनलिज्म, वाई वी हैव टू फाइट फॉर आर नेशनलिज्म। क्यों हमें अपने नेशन के लिए लड़ने की ज़रूरत है? क्यों हमें ब्रिटिश से पावर लेने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कि ब्रिटिश से हम लोग कंप्लीट ऑटोनॉमी की डिमांड करें और उसको अग्री करवाएं उन्हें, ना कि लिमिटेड ऑटोनॉमी में मान जाए? तो राइजिंग डिमांड फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन भी एक कारण था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इस चीज़ की डिमांड कर रही थी, इसके कारण भी हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 से 32 तक हुआ था, इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न था या फोर्थ कॉजेज था वो था वाइट पेपर ऑफ 1933। वाइट पेपर ऑफ 1933 क्या था? बेसिस ऑफ 1935 एक्ट आफ्टर दीज कॉन्फ्रेंसेस। ये एक तरीके का 1930 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, तो ये वाइट पेपर ऑफ 1993 ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक बेस की तरह रोल निभा रहा था, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको पुश कर रही थी। फीचर्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के? प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर थी, जहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे कहीं ना कहीं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे ब्रिटिशर्स इस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में ऑटोनॉमी, डायरार्की को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड की गई डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन। जो ग्रेटर ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश की गई थी, वहाँ पे ऑटोनॉमी में डायरार्की को एबॉलिश किया गया और ग्रेटर ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश किया गया। और जो इनके पास पावर आती थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन से ही आती थी, कोई और सोर्स नहीं था, डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें माइनॉरिटीज़ का अलग से इलेक्शंस में वोट देंगे, अलग राइट होंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट was one of the feature of provincial government reform under the Government of India Act 1935। 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टैब्लिश किया गया। याद रखिएगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6 स्टेट्स में, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, असम, मद्रास एंड यूपी। डायरेक्ट इलेक्शंस हुआ करते थे जिसमें लोग वोट देते थे, लेकिन कहने कहने के डायरेक्ट इलेक्शंस थे, वही लोग वोट्स दे सकते थे जिनके पास कुछ फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग हो, जैसे ज़मींदार्स वगैरह हो गए, या वो लोग जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो, वही लोग ज़्यादातर दे सकते थे। पर यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शुरू हो चुके थे इंडिया के अंदर, ये आप ध्यान रखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट रिफॉर्म, फेडरल गवर्नमेंट रिफॉर्म में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल जो थे इनको नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे पावर दी गई थी। गवर्नर जनरल का पूरा कंट्रोल होता था ऑन नेशनल सिक्योरिटी। टायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में, ठीक है, टायरकी ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम। तो डायरकी को सेंट्रल लेवल पे इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, ये बात याद रखना, इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी था, बस इंट्रोड्यूस किया गया था बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। डायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे 37 मिलियन पीपल ने वोट दिया था, जो कि पहले सिर्फ 5 मिलियन ही थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कुछ तो रिफॉर्म्स कर रहा था इंडियंस के लिए, भले ही कम्प्लीटली नहीं, भले ही हम सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे, भले वो कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स नहीं झुक रहे थे, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी थी इन एक्ट्स के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे 37 मिलियन लोग अब वोट्स दे रहे थे, जो कि पहले सिर्फ 5 मिलियन ही दे, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडियन के लिए, नो डाउट। ओके, सो नेक्स्ट इज रेसिड्यूरी पावर, जिसमें गवर्नर जनरल के पास वीटो राइट्स, ऑडियंस इशुएंस एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी जैसी भी पावर्स आ गई थी। So of course it was also a win moment for India because Governor General got the power and now it will work on our behalf, right। इसके अलावा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में टू मैनेज इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो RBI का इस्टेब्लिश होना भी एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का इम्पैक्ट जो इंडियंस चाहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के थ्रू कहीं ना कहीं देखने को मिला कि यस इंडियंस की बात मानी जा रही है ब्रिटिश द्वारा, अब वो दब रहे थे हमसे एंड हमारी जो डिमांड थी वो सक्सेसफुल हो रही थी। तो RBI 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब इससे आपको एक और भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, और क्यों किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर इसको इस्टेब्लिश, ताकि इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर ध्यान रखा जाए कि भाई पैसे रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ लग रहा है, इंडियंस के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, क्या इंडियंस को मिल भी रहा है कि नहीं, या ब्रिटिशर्स हमसे कैसे लूटा मारी कर रहे हैं, इन सब का हिसाब किताब एक तरीके का हम यहाँ से शुरू कर पा रहे थे। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस भी इस्टेब्लिश हो गए थे, जैसे आज के टाइम पे स्टेट लेवल सर्विसेज की अगर हम बात करें, जैसे BPSC हो गया, UPPSC, राइट। सो ये सब क्या है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनाइटेड प्रोविंस पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं जो कि प्रोविंस लेवल पे होती थी, एक पर्टिकुलर रीजन पे होती थी। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था वो था फेडरल कोर्ट इन 1937 से फेडरल कोर्ट की फंक्शनिंग होने लगी थी इंडिया में। तो कहीं ना कहीं जो हम जस्टिस है वो डिमांड कर सकते थे, जो कि पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंप्लीट कंट्रोल था और इंडियंस के लिए कोई रूल नहीं था, इतने कोर्ट्स नहीं थे, जो भी न्याय होता था वो ब्रिटिशर्स खुद ही कर देते थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे न्यायपालिका फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हो गई थी 1937 में, तो ये भी एक बिग विनिंग मोमेंट था इंडिया के लिए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ये 3 अचीवमेंट थे। RBI इस्टेब्लिश हुआ 1935 में टू मैनेज इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी।
सेकेंड, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कमीशन स्टैब्लिश हुए जो कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। इसमें इंडियन पीपल्स इलेक्ट हो सकते थे, ऑफिसेज में उनको पावर दी जा रही थी। और तीसरा, फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ जो 1937 से इंडिया के अंदर फंक्शनिंग कर रहा था। इसके अलावा इलेक्शन जो था इसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा, राइट, क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे। पहले सिर्फ 5 मिलियन लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वोट डाल रहे थे, और अब वो 37 मिलियन हो गया था। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो कि नेशनलिज्म बढ़ रहा था, उसके साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ इलेक्शन वे स्टार्टेड इन इंडिया। और जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की गई थी, राइट, सेपरेट इलेक्ट्रोड की, जिसमें माइनॉरिटीज़ वगैरह अपना अलग से वोट दे रहे थे, तो इससे आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्ट्रोड की वजह से इंडियन सोसाइटी बट गई थी, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर इंडिया। बट ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की वजह से कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्ट्रोड स्टैब्लिश किया गया था बिकॉज ऑफ द डिमांड, एंड इट वॉज नॉट रियली फ्रेंडली फॉर इंडिया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की वजह से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी समझ रहे थे कि इंडियंस हैव गॉट टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड दे हैव अंडरस्टूड दैट ओनली इंडियन गवर्नमेंट कैन वर्क फॉर देम, मेक पॉलिसी फॉर देम, एंड नाउ वी हैव टू लाइक गिव सम पावर टू देम। अब वो समझ जा रहे थे ये अब अपनी पावर लेके ही मानेंगे।